अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि वसूलियस अपने सिपाहियों के साथ अनली बाजार पहुंच गया था और असलान को वहां देखकर हैरान परेशान हो गया था। इसके बाद अर्तुरुल ने कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ तराजू में तोलना चाहता हूँ वसूलियस, ताकि पता चल सके कि तुम कितने इज्जत वाले आदमी हो। इसके बाद वसूलियस कहता है, तुम कारा जैसर के गवर्नर की इज्जत को अपने तराजू में नहीं तोल सकते अर्तुरुल। अर्तुरुल कहता है, तुम मुश्किल में फंसी एक औरत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और हमारी रियासत के अमीर के साथ खेल खेलना चाहते थे। मुझे लगता है कि तुम्हारी इज्जत से पहले तुम्हारी अकल को तोलना चाहिए। वसूलियस कहता है, तुम्हें मेरी इज्जत और मेरी अकल दोनों का पता चल जाएगा अर्तुरुल। फिर सादुद्दीन कहता है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है वसूलियस, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें एक दुश्मन की तरह देखूं। वसूलियस कहता है, तो उस मायदे का क्या जो तुमने मेरे पास आकर किया था, जिसमें तुमने अपनी गुमशुदा मंगेतर के बदले में अनली बाजार मेरे हवाले कर दिया था। यह सुनकर सादुद्दीन गुस्से में अपनी तलवार निकालने लगता है तो अर्तुरुल उसे रोक लेता है। फिर अर्तुरुल कहता है, अनली बाजार काई कबीले का है, अगर तुम अपनी ताकत से ले सकते हो तो ले लो, तुम जंग के बगैर अपने खेल खेल कर इसे हासिल नहीं कर सकते वसूलियस। वसूलियस कहता है, मैं यहाँ अपना हक लेने आया हूँ और लेकर रहूँगा। अर्तुरुल कहता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ मरने आए हो वसूलियस। यह सुनकर वसूलियस तलवार निकालकर हमला कर देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में वसूलियस और उसके कमांडर के अलावा तमाम सिपाही मारे जाते हैं, जबकि अर्तुरुल वसूलियस को काबू करके तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। दूसरी तरफ बामसी बेहोशी की हालत में पड़ा था और तेओ ने रस्सी से उसके हाथ बांध दिए थे। दरअसल तेओ ने उसे खंजर नहीं मारा था, बल्कि लकड़ी उसके मुंह पर मारी थी और कहा था कि मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगा तुर्क। इसके बाद तेओ के मजीद कुछ साथी भी वहां आ जाते हैं। तेओ कहता है, ले जाओ इसको। वो आदमी बामसी को उठाते हैं तो उसे होश आ जाता है। फिर वो बामसी को एक घोड़े पर लाद देते हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल ने वसूलियस की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी। वसूलियस कहता है, अगर तुम बामसी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी तलवार नीचे करनी होगी अर्तुरुल। यह सुनकर अर्तुरुल सख्त गुस्से में आ जाता है। फिर वसूलियस कहता है, क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हो कि मैं तुम्हारे जाल के बारे में अंदाज़ा ना लगा सकूं अर्तुरुल, इसलिए मैंने एहतियाती तदाबीर ले ली थी। फिर वो मंजर सामने आता है जब वसूलियस तेओ को जेल से निकालकर बाहर लाया था और कह रहा था, अमीर सादुद्दीन अर्तुरुल के साथ मिलकर कोई जाल बिछा सकता है, इसलिए मुझे बामसी की ज़रूरत है, वो मेरी निजात का जरिया बनेगा। तुम उसे लेकर लंबी वादी के पास मेरा इंतज़ार करना। दूसरी तरफ तेओ बामसी को घोड़े पर लाद कर ले जा रहा था कि इतने में बामसी को होश आ जाता है और वह घोड़े से उतरकर हमला कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में वो दोबारा उसे काबू कर लेते हैं। बामसी कहता है, तुम लोग मुझे जिंदा नहीं ले जा सकते, मुझे मार दो। तेओ कहता है, इसकी टांगें भी बांध दो। फिर तेओ उसके सर में मुक्का मारता है जिससे बामसी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुरुल पूछता है, बामसी कहाँ है? इतने में तुर्गोत और बाकी सिपाही भी वहां आ जाते हैं। वसूलियस कहता है, मैं जानता हूँ बामसी कहाँ है, मुझे और मेरे कमांडर को जाने दो और अपने सिपाही को बचा लो, वरना सूरज गुरूब होने से पहले बामसी मारा जाएगा। यह सुनकर अर्तुरुल गुस्से में आ जाता है। फिर अर्तुरुल कहता है, तुम्हारे गंदे खेल तुम्हें और तुम्हारे मुल्क को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रख सकते वसूलियस। फिर सादुद्दीन कहता है, अर्तुरुल साहब, आपको जो चाहिए था वो मिल गया है, इसको जाने दो और बामसी को ले आओ। अर्तुरुल अपनी तलवार पीछे करके कहता है, तुर्गत, बामसी को यहाँ लाओ और अगर इन्होंने कोई खेल खेलने की कोशिश की तो दोनों को मार देना। फिर तुर्गत वसूलियस को पकड़कर उठा लेता है। वसूलियस अपनी तलवार उठाने लगता है तो अर्तुरुल उस पर अपना पांव रखकर कहता है, मैं तुम्हारा सर कारा जैसर किले की दीवारों पर सजाऊंगा। फिर अर्तुरुल पांव पीछे कर लेता है और वसूलियस अपनी तलवार उठाकर नियाम में डाल देता है और कहता है, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा अर्तुरुल। फिर तुर्गत उसे पकड़कर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में उराल कहता है, सब कुछ खराब हो गया है चोलपन, बातुहान ने असलान को सब कुछ बता दिया है, आलियार जिंदा है और कुतलूजा ने कुनूर की लाश देख ली है। चोलपन कहती है, अब क्या मंसूबा है आपका? उराल कहता है, मुझे जल्द से जल्द अमीर सादुद्दीन से बात करनी होगी। इतने में एक सिपाही अंदर आकर उसे बताता है कि मैं आपके हुक्म पर हल्ली बाजार में मौजूद था, वहां अर्तुरुल और अमीर सादुद्दीन ने वसूलियस के आदमियों को कत्ल कर दिया है। उराल हैरान होकर पूछता है, यह कैसे हो सकता है, वो कैसे अमन को खराब कर सकते हैं? सिपाही कहता है, मुझे पता चला है कि यह सब असलान खातून की वजह से हुआ है। अर्तुरुल के सिपाही वसूलियस और उसके कमांडर को पकड़कर ले गए हैं क्योंकि उनके बदले में वो बामसी को वापस लेकर आएंगे।
सिपाही के जाने के बाद चोलपन कहती है, ये वाज़ेह है कि अरतुरुल और सादुद्दीन का आपस में इत्तेहाद हो गया है। यह सुनकर उराल सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, यह कैसे मुमकिन है? क्या जन्नत और ज़मीन इकट्ठे हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। चोलपन पूछती है, कहाँ? उराल कहता है, इस इत्तेहाद को रोकने के लिए हम अमीर सादुद्दीन के पास जाएंगे। दूसरी तरफ सादुद्दीन असलहान के पास बैठकर शादी की मनसूबाबंदी कर रहा था कि इतने में एक सिपाही उसे सुल्तान की तरफ से एक खत देता है। खत पढ़ने के बाद वो कहता है, सुल्तान फौरी तौर पर मुझसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर असलान हल्की सी मुस्कुराने लगती है। बाहर तुर्क कबीलों की मुलाकात के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अरतुरुल हलीमा को कहता है, तुर्क कबीलों की मुलाकात में बहुत कम वक्त रह गया है हलीमा, आप इंतज़ाम कैसे करोगी? हलीमा कहती है, आप परेशान ना हों, हम सारा इंतज़ाम वक्त पर कर लेंगे। इतने में सादुद्दीन और असलहान भी वहां आ जाते हैं और थोड़ी देर में अलियार भी आ जाता है। असलहान उसे देखकर खुश हो जाती है और उसका हाथ चूमती है। अलियार कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि आप वापस आ गई हो। असलहान कहती है, मैंने आपको सही सलामत देख लिया, अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। दूसरी तरफ तुर्गत वसूलियस और उसके कमांडर को लेकर उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। फिर तुर्गत पूछता है, कहाँ है वो? वसूलियस कहता है, अपने हर सांस पर शुक्र करो तुर्क, वह जल्द यहाँ पहुंच जाएंगे। तुर्गत उसे खींच कर कहता है, अब से तुम्हारा लिया हुआ हर सांस तुम्हें अंदर से जलाएगा वसूलियस, अब मौज कर लो। वसूलियस कहता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। फिर तुर्गत उसे खींचते हुए कहता है, हर कीड़ा जिसे हमने कुचला है वो खेल खेलने की उम्मीद में था वसूलियस। इतने में त्यो और उसके बहुत सारे आदमी निकलकर सामने आ जाते हैं और वसूलियस हंसने लगता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन अरतुरुल को बताता है कि सुल्तान फौरी तौर पर मुझसे मिलना चाहते हैं। जंग शुरू हो चुकी है अरतुरुल साहब, मुझे उम्मीद है कि सुल्तान मेरी बात सुनने के बाद मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे। अरतुरुल कहता है, आप परेशान ना हो अमीर साहब, हमारे सुल्तान इस सूरत हाल को समझेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उस उराल की मजीद मदद नहीं करेंगे। इतने में अलियार और असलान भी आ जाते हैं। सादुद्दीन कहता है, अलियार साहब, मैं असलान खातून को आपकी अमानत में सौंपता हूँ। अलियार कहता है, असलान मेरी बहन है अमीर साहब, आप परेशान ना हों। सादुद्दीन कहता है, असलान, मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द आपके पास आ जाऊँगा। फिर सादुद्दीन अल्लाह हाफिज़ कहकर वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ त्यो के बहुत सारे आदमी तुर्गत और उसके सिपाहियों के सामने आ गए थे और वसूलियस हंस रहा था। इतने में तुर्गत के काफ़ी सारे मजीद सिपाही भी एक तरफ से आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वसूलियस चौंक जाता है और परेशान हो जाता है। फिर वसूलियस त्यो को इशारा करता है तो उसके आदमी पीछे हट जाते हैं। तुर्गत पूछता है, बामसी कहाँ है? फिर त्यो इशारा करता है तो उसके आदमी बामसी को पकड़ कर ले आते हैं। त्यो बामसी को कहता है, अगली दफ़ा हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था बामसी। बामसी कहता है, अगली दफ़ा मैं तुम्हारी जान ले लूँगा त्यो, और अपनी तलवारों के साथ आऊँगा। फिर दोनों तरफ के कैदियों का तबादला होता है। रास्ते में वसूलियस कहता है, इस दफ़ा तुम मेरे शिकंजे से बच गए हो बामसी, लेकिन अगली दफ़ा तुम मारे जाओगे। बामसी कहता है, ये तुम हो जो बच गए हो वसूलियस, मौत हमारे लिए शहादत होती है। इसके बाद दोनों तरफ के कैदी अपने अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं। बामसी तुर्गत को कहता है, जब से मुझे प्यार हुआ है मैं एक सिपाही बनना भूल गया हूँ भाई। तुर्गत कहता है, अभी जल्दी अर्तुक साहब के पास चलो भाई। इसके बाद सब वापसी की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ उराल कबीले के बाहर एक जगह खड़ा था। इतने में एक सिपाही आकर उसे बताता है कि अमीर सादुद्दीन वापस कोनिया जा रहे हैं और वो अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो गए हैं। इसके बाद उराल भी एक तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ अरतुरुल सामसा को कहता है, तुम फौरन कारा जैसर के लिए जाकर हेलेना से बात करो, उसे इस वाक़े के बारे में बताओ। अब उसे किसी एक तरफ को चुनना होगा, या तो उसे अपने बाबा की वसीयत पर अमल करके हमारे साथ रहना होगा या फिर अपने बाबा के कातिल के साथ रहना होगा। फिर सामसा वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ वसूलियस जंगल में एक जगह त्यो के साथ बैठा हुआ था और कहता है, अमीर सादुद्दीन अरतुरुल के साथ मिल गया है। अभी तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारा दुश्मन कितना खतरनाक है। त्यो कहता है, मैं उन सबको एक कीड़े की तरह कुचल दूंगा। वसूलियस कहता है, लेकिन अरतुरुल एक आसान हदफ नहीं है, तुम तैयार हो जाओ, मैं जल्द तुम्हें उसका सामना कराऊंगा। त्यो पूछता है, कैसे? वसूलियस कहता है, आज रात हल्ली बाजार में सब तुर्क कबीले हमारे खिलाफ मुतहद होने वाले हैं और उन कबीलों के सरदार इस वक्त रास्ते में होंगे। यह सुनकर त्यो मुस्कुराने लगता है और कहता है, तो उनमें से कुछ सरदार वहां जिंदा नहीं पहुंच सकेंगे। दूसरी तरफ तुर्गत बामसी को लेकर हल्ली बाजार के सराय महल में पहुंच गया था। इतने में अरतुरुल भी वहां आ जाता है और बामसी को कहता है, अभी जाकर अपने जख्मों का ख्याल रखो बामसी, तुर्क कबीलों के जिरगे के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। फिर तुर्गत उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद बामसी का इलाज शुरू हो जाता है। हकीम अरतुक उसका कंधा दोबारा अपनी जगह पर कर देता है, जिससे बामसी अपना बाजू हिलाने के काबिल हो जाता है। फिर हकीम कहता है,
तुम्हारे जख्म भी जल्द ठीक हो जाएंगे बामसी, लेकिन अभी तुम्हें अपने बाजू का खास ख्याल रखना होगा, वरना तुम 2 तलवारों के साथ जंग नहीं लड़ सकोगे। दूसरी तरफ सादुद्दीन कोनिया की तरफ रवाना था कि रास्ते में उराल खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। सादुद्दीन रुक जाता है और घोड़े से उतरकर उसके पास आ जाता है। उराल कहता है, तो आपने उस उराल की तरफ अपनी पीठ कर ली है जिसे आप हाकिम आला के काबिल समझते थे। सादुद्दीन कहता है, इसका कसूरवार तुम्हारे अलावा कोई नहीं है उराल, मेरी मदद के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर सके। उराल कहता है, मैंने सब कुछ किया है जो मैं कर सकता था अमीर साहब, और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि आप मुझ पर एतमाद करोगे। सादुद्दीन कहता है, तुमने अपनी इज्जत तबाह कर ली है उराल, मैं तुम्हारे साथ मिलकर अपनी रियासत के लिए जीत हासिल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आलियार कहता है, अब हमें उराल को देखना होगा असलान। असलान कहती है, हमें उनसे बात करनी चाहिए, वो यकीनन अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। आलियार कहता है, नहीं असलान, अब हम उस पर रहम नहीं खा सकते। इतने में कुतलूजा वहां आकर कहता है, मुझे आपको सेहतमंद देखकर बहुत खुशी हुई आलियार साहब। आलियार कहता है, शुक्रिया कुतलूजा। फिर कुतलूजा कहता है, एक बुरी खबर है सरदार, एक रास्ते के किनारे पर कुनर साहब की लाश मिली है। लोगों का कहना है कि वो घोड़े से गिरकर मरे हैं। आलियार कहता है, यह उराल का काम है। फिर कुतलूजा कहता है, उसने जिरगे के चंद लोगों को मरकजी खेमे में बुलाया था, उनमें कुनर साहब भी शामिल थे, और इसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। फिर आलियार कहता है, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है असलान बाजी, अब उसका कत्ल वाजिब हो गया है। कुतलूजा, तुम जाओ और इस काम को ख़त्म करो। फिर कुतलूजा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उराल पूछता है, अब मैं क्या करूँ अमीरी हजरत। सादुद्दीन कहता है, मेरे ख्याल में तुम्हें आलियार के साथ ताल्लुकात अच्छे करके अपनी इज्जत को बहाल करना चाहिए। उराल कहता है, इसका कोई इम्कान नहीं है अमीरी हजरत, मैं उसके आगे नहीं झुक सकता। सादुद्दीन कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ है इसके जिम्मेदार तुम खुद हो उराल, ये जान लो कि अब से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। यह कहकर सादुद्दीन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शामसा बेस बदल कर कारा जैसर पहुंच चुका था और एक जगह हेलेना को रोक लेता है। हेलेना पूछती है, कौन हो तुम। शामसा कहता है, मुझे अर्तुल साहब ने भेजा है, बामसी मुश्किल में है, वसूलियस के आदमियों ने उसे कैदी बना लिया था। यह सुनकर हेलेना सख्त परेशान हो जाती है और कहती है, वसूलियस ने मुझसे वादा किया था कि वो बामसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शामसा कहता है, अर्तुल साहब ने कहा है कि सब फितनों के पीछे वसूलियस है, और आपके बाबा को भी उसी ने कत्ल किया था, और अब वसूलियस अर्तुल साहब का दुश्मन है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप किसी एक तरफ को चुन लो। मैं कल इसी जगह दोबारा आऊंगा और आपके फैसले का इंतजार करूंगा। यह कहकर शामसा वहां से चला जाता है और यहाँ इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।